गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। सर आपको भी नमस्ते। मेरा जो क्वेश्चन है गुरुजी आज भी, वो क्वेश्चन ये है कि राइट टू वर्क की आपने चर्चा कर दी, राइट टू एजुकेशन की आपको चर्चा अब करनी है और राइट टू हेल्थ की भी आपको चर्चा करनी है। गुरुजी जैसे कि सभी आज जितने भी धर्मशास्त्र है वो अलग हैं और भारतीय संविधान हम सबके सामने आज भी सब कुछ उसी पे बाइंड है, उसी के साथ बंधा हुआ है, उसी के साथ अनुसार चलते हैं। तो मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि जब सब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलते हैं तो ये राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, और इसे यदि बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, इसका बेनिफिट नागरिकों के लिए या भारत की जनता के लिए क्या होगा, और वर्तमान में अब तक इसे फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बनाया गया। थोड़ा इन सब पे मिलकर के आप स्पष्टली तथ्यात्मक बताएं जिससे कि हमें ज्ञान हो इस चीज़ का। जी देखो गुरु जी। जी, जब देखो जब भारत के संविधान की संरचना होती है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो संविधान सभा ने राज्य के कर्तव्य के का संरचना की थी, जिसमें जो है आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 35 तक का कुछ अधिकारों का सृजन जो है मौलिक रूप से प्रदान कर दिया गया था, और बाकी के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक का कुछ कर्तव्य, सरकार के कुछ कर्तव्यों का उसमें वर्णन किया गया था कि सरकार को मूलभूत अधिकारों से के अतिरिक्त बाकी जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनके ऊपर ध्यान देना था। तो क्योंकि चूंकि आपका आज की तारीख में सवाल जो है शिक्षा और शिक्षा काम और चिकित्सा से है, तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान के जी आर्टिकल अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 41 में राइट काम का अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को सरकार की प्राथमिक कर्तव्य के रूप में उसको बताया गया था दिखाना। कि शिक्षा के रूप में ये जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं भारत के संविधान के, और ये आर्टिकल 41 देखें वायु जी आप। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्ट। जी, दूसरा उसका कहाँ तो है? ये जो है तो दूसरा जो है, और ये इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, उसको जब मैं संदर्भित करूंगा। जी तो राइट टू शिक्षा, काम के अधिकार को और शिक्षा के अधिकारों की जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया था। और फिर जो है जब शिक्षा की जब चर्चा होती है, तो शिक्षा की चर्चा जो है अनुच्छेद 45 के 45 के किए बिना नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ जो है 14 वर्ष तक के भारत की भूमि पर होने वाला जो कोई भी बालक होगा, उसकी प्राथमिक शिक्षा कंपल्सरी आवश्यक रूप से, संवैधानिक रूप से अत्यंत आवश्यक है। इसकी जो है 14 वर्ष के बालक की शिक्षा व्यवस्था सरकार करेगी, राज्य का प्राइमरी कर्तव्य है, जिसके तहत हमारे हमारे देश के अंदर जो है प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था की गई, जहाँ उसमें सरकारी स्कूलों में मास्टर जो अगर पढ़ाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि समय के साथ साथ सरकार का प्राथमिक कर्तव्य न होते शिक्षा का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया, अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उसमें जो है विद्यालयों को मनमानी छूट रह करके दे दिए गए, कोई कितना भी लगाओ। आज की तारीख में मनमानी छूट का उदाहरण है कि 4 महीने से 3 महीने से कोरोना का पीरियड लगा हुआ है, कोई कार्य नहीं है, सब व्यवस्था अस्त व्यस्त है, लेकिन स्कूल कोई फीस माफ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि प्राइवेट संस्था है। ये तो अनुच्छेद जो है 44 का जो है डायरेक्ट विरोध है कि, लेकिन सरकार क्या करेगी, अब जो है एक नया फंडा उन्होंने और ले दिया कि ऑनलाइन सर्विस, अरे कुछ दिन ऑनलाइन सर्विस लेगा, इसके बाद फीस पूरी। तो सरकार का नियंत्रण क्या है? सरकार के प्राथमिक कर्तव्य में ये शामिल किया गया था कि 14 वर्ष की एज की शिक्षा प्राप्त कंपल्सरी प्राप्त करेंगे। यहाँ तो पूरी लूट है। आप ऐसी संस्था को आप कैसे आप ग्रांट करते हैं? क्या आपका नियंत्रण है? किस नेक्सस के तहत, किस संबंधों के तहत ये क्या चल रहा है, क्या नीति, कुछ नहीं है। कागजों पर कुछ होता, इंटरनली कुछ हो वो है। तो लेकिन ये शिक्षा की जो है न ध्यान देने का, क्योंकि 70 सालों का क्या ध्यान देने का विषय नहीं है। 70 साल संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था की गई, आप इसको डोरमेंट रखे होगे, अनएडिटेड रखोगे क्या? जो स्थिति शिक्षा की है वही चिकित्सा की है। जी
चिकित्सा में क्या कहा गया था, द स्टेट विल इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एज ए प्राइमरी ड्यूटी। क्या पब्लिक हेल्थ एज ए प्राइमरी ड्यूटी में है? नहीं है। तो उसका भी वो भी रफातल में है। कभी आपको घोषणा करती है मैंने 5 लाख का बीमा, कभी हो गया आयुष्मान का बीमा करा दिया 5 लाख का जी, कराओ, लाइन किसका लगा है भाई? मेरा तो आज तक नहीं हुआ। कहाँ जाए, किसको कराओ? फिर उसकी ये कैटेगरी वो कैटेगरी। अरे जो तुम्हारे जो देश के अंदर जो है संवैधानिक रूप से वो आर्टिकल 45 के तहत आपके राष्ट्र मतलब है कि पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, या आपकी प्राइमरी ड्यूटी हेल्थ को इम्प्रूव क्यों नहीं करते हैं? पर जिस तरह से सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ऐसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन का जरा सी चोट लग जाओ, ग्लूकोज चढ़ते रहते हैं, टेस्ट पे टेस्ट, वन टेस्ट अपॉन अनदर टेस्ट अपॉन फर्स्ट टेस्ट। क्या है ये? क्या ये अनुच्छेद आर्टिकल 41 का क्या सरकार ध्यान दे रही है? सारा नेक्सस काम करता है। एक दफा कोई बीमार हो जाए, सारे घर बेच के भी पीछा नहीं छूटेगा, जमीन भी बेच दे, सारी जिंदगी कमाई आप सारी जिंदगी की करेंगे तो आपको एक बीमारी और सारे एलिमेंट कितने भी कमाओ सब ले लेंगे। क्या इसीलिए इसी संविधान की संरचना की गई थी कि जो सरकार के प्राथमिक जो कर्तव्य हैं, शिक्षा चिकित्सा और जो है शिक्षा चिकित्सा और काम क्या काम पर आप दिया 70 साल तक का क्या इम्प्रूवमेंट किया? क्या चिकित्सा में इम्प्रूव किया? क्या जो है शिक्षा काम शिक्षा चिकित्सा और काम, तो तीनों चीज इसी प्रकार के। अब ये देखो विडंबना देखिएगा, काम का अधिकार कोई नहीं, जब शिक्षा लेनी होती है तो प्राइवेट संस्था में जाते हैं क्योंकि प्राइवेट में लिए, लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। अरे जब सरकार के शिक्षा का स्तर इतना जो है दोहरी जो नीति चली हुई है कि शिक्षा तो प्राइवेट करो प्राइवेट और नौकरी प्राप्त करो सरकारी जी। जब तुम प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट नौकरी करो भाई, तुमने तो उच्च स्तरीय प्राप्त करी है और प्राइवेट का स्तर उच्च स्तरीय होता है, तो उच्च स्तर के हिसाब से उच्च स्तरीय नौकरी उसकी करें। तो आप प्राइवेट नौकरी क्यों करते हैं? अब सरकारी पर क्यों जाते हैं? जो सरकारी वाली है क्योंकि उसके पढ़ाई का स्तर तो कुछ है नहीं, उसे प्राइवेट भी नौकरी है सरकारी भी नहीं है, इसलिए तो कुल मिला के जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाला हो तो मर गया बेचारा, क्योंकि गरीब का बालक गरीब का गरीब ही रह गया। प्राइमरी एजुकेशन के नाम पर मतलब आर्टिकल 41 का डायरेक्ट 45 का डायरेक्ट वायलेशन हो गया, दोहरी नीति होगी, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेद हो गया। जबकि जो है आर्टिकल जो है 14-15 जो है कि मतलब समान 14-15 कहते हैं कि समानता का अधिकार है, जाति के लिंग के भेद के आधार पर कुछ नहीं है, तो भेद तो मेरे पर हो गया। प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल, प्राइवेट चिकित्सा सरकारी चिकित्सा, तो ये तो आर्टिकल जो 41 और 42 है ये तो प्राइमरी ड्यूटी है, इसमें तो आप भेद तो आप ही कर रहे हैं ना। इसको डिस्क्रिमिनेट इस अंतर को फाटेगा कौन? चाहे आपके प्राइमरी कर्तव्य नहीं है। 70-75 साल हो गया हमें ध्यान देते हुए, किसी चीज को ध्यान देते हो जाता है, जिसको नहीं देते नहीं होता। तो मेरा जो है कहना जो है ये है कि जो शिक्षा चिकित्सा और शिक्षा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये जो है राष्ट्र के नीति निर्धारण में कहते हैं, ये इनके प्राथमिक कर्तव्य हैं। प्राथमिक जो कर्तव्य जो 70 साल से जो चले हुए हैं, इसको प्राथमिक रूप से मौलिक रूप से लेकर चलें। ये इन अधिकारों के बिना तो हमारे सारे अधिकार बेकार हैं। काम का अगर मेरे पास काम नहीं है, काम तो मेरे पास आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो, जब आर्थिक रूप से संपन्न हो, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा मान नहीं है, सम्मान नहीं है, मैं उपहास का पात्र हूँ। तो काम ना होने की वजह से, अच्छी तरह शिक्षा ना प्राप्त करने की वजह से, तो मेरे तो लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ है कि दी स्टेट्स एंड इम्प्रूव दी पब्लिक हेल्थ। मेरे कौन हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है? कहाँ से करूँ मैं? मुझे गारंटी 3 चाहिए, कौन से? शिक्षा चिकित्सा और आपका काम जी। ये है प्राथमिक ड्यूटियां जिसको देना। बाकी तो सेकेंडरी कर दो। मुझे प्रथम प्राथमिक से ये है कि 70 साल हो गए इस चीज को, हम अब इसको अनएडिटेड नहीं रख सकते। जैसे कॉमन सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 की आगे 46 एक आचरण संहिता की तो जरूरत पड़ेगी 70 साल में, उसके लिए तो एक्ट बनने को तैयार हो रहा है ना। एक आचरण हो एक क्योंकि क्यों क्या वो मौलिक अधिकार में नहीं, वो डायरेक्ट के नीति निर्देशक तत्व में है ना, आर्टिकल 44 में। तो जब 44 की प्राथमिक आवश्यकता हो सकती है तो आर्टिकल जो मैंने 41 जो 45 और जो आपका 47 इसकी क्यों नहीं है?
सबसे क्या पहले क्या तो क्या यही क्या होना क्या चाहिए। काम के अधिकार की जरूरत नहीं है? क्या चिकित्सा की जरूरत नहीं है? है क्या जी, शिक्षा की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, क्या इनमें भेद नहीं है? अरे बिल्कुल। तीन को भेदो तो लोगों की समझ। हमारी पूरी जीवन के भारत की जनता की पूरी पूंजी किस काम में जाती है? इन तीन कार्यों की वजह से जाती है। जी, ये जो तीन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जी, आप जो है ये तो, फिर मेरा जो है कहना है, ये अंतिम समस्या है, ये हर भारतीय की जो है मर्म है। अभी जो है हमारी तो जो है आप लोगों से यही है कि भाई आप अपने अधिकार को जाने पहचाने, समझें, उसके अनुरूप अपना उसको चिंतन करें, जो भी यथाचित जो करें उसमें बताएं। और इसके अलग कोई मेरे से कोई इससे संबंधित कोई सवाल हो तो ठीक है, बाकी गुरुजी नमस्ते। वास्तव में आपने गजब कर दिया कि वास्तव में जैसे सिविल कोड को बनाने का गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, तो उस सिविल कोड से पहले जो स्टेट की पॉलिसी में जो बताए गए हैं, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ को एक प्राइमरी ड्यूटी में लेने के लिए सरकार को सबसे पहले करना चाहिए, सिविल कोड से भी पहले, क्योंकि ये सब हर एक नागरिक की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि जो इस पे बताए हैं आप, क्योंकि आप किसी पुस्तक को ना मानो संविधान से पहले, संविधान के ऊपर ये सारा सब कुछ चलता है, इसलिए संविधान को मानो और संविधान को समझो, उसके अनुसार अपनी हर चीज़ के लिए समझना, खड़ा होना, लोगों को समझाना और फिर उसके लिए एकजुट होना, ये सब इसी में प्रेरित है। कसम खाते हैं सब चाहे कोई इतना बड़ा मंत्री है, कोई इतना सरकारी नौकरी पे, सब इसी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें और इन चीज़ों को समझें कि भाई हमारे इनके बिगड़ नहीं है गुजारा, कि ये मिल जाए तो हमारा मान सम्मान बचा रहेगा, यदि ये नहीं मिलते तो मान सम्मान नहीं बचा रहेगा। आप लोगों से विनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें और इस किताब को ला करके अपने घर रखें, फिर अपने कार्य के लिए एकजुट हों। ऐसे ऐसे विद्वानों की वीडियो देखें जो इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हों। आध्यात्मिक आपके लिए जो जीवन है वो 85 का 75 का जीवन है, उससे पहले इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने का जीवन है। तो आप सब लोग इसको व्यवस्थित करें। थैंक यू, धन्यवाद।